Hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir and we are continuing job related awareness और वेट हम कह सकते हैं कि कोर्ट का जो पोर्शन है हमारे JKSSB जो हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्जामिनेशन है उसके लिए। तो उसमें जो जॉब रिलेटेड या कोर्ट रिलेटेड का जो पोर्शन है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारा है 5th लेक्चर। आज हम हाई कोर्ट को करेंगे कंप्लीट। इसके बाद आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा, फीडबैक में बताइएगा कि मैंने इसके बाद जम्मू कश्मीर जो जुडिशियल सिस्टम है उसके एम्प्लॉयमेंट के बारे में लेक्चर बनाना चाहिए या फिर पहले आपने टर्मिनोलॉजीज को कवर करना है। जैसे आप बताएंगे वैसे ही करेंगे, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं टर्मिनोलॉजीज तो आप मुझे बता दीजिए, पहले हम टर्मिनोलॉजीज वाला पोर्शन कवर कर लेंगे, उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट है उस वाला पोर्शन कवर करेंगे। जैसे एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है हमारा नाजिर अहमद वगैरह, वो टर्मिनोलॉजी जो है उसमें टर्मिनोलॉजी अलग चीज है, ठीक है जी। मैंने देखा है मैक्सिमम लोग यूट्यूब पर टर्मिनोलॉजी और उसको मिक्स कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जो स्टेटस है, नेम्स हैं, एम्प्लॉयज के जो टाइटल्स हैं, टाइटल काइंड ऑफ टाइटल है, हाँ, एम्प्लॉयज के जो टाइटल है उनको और लीगल टर्मिनोलॉजी उसको मिक्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो अलग अलग चीजें हैं, उनको अलग अलग पढ़ना है, ठीक है जी। तो करते हैं आज का लेक्चर शुरू। कल तक हमने मुझे लगता है कि जो हमारी अपीलेट जुरिस्डिक्शन थी सिविल और क्रिमिनल मैटर्स को लेकर वो हमने कवर कर ली थी। आज हम कर रहे हैं सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है जी। ये डेट आपको बता दी है कि हम बिल्कुल ताजा ताजा मटेरियल बनाते हैं फिर उसको अपलोड करते हैं, ठीक है जी। तो मेरा YouTube चैनल है, तो रिकॉर्ड मेरा YouTube चैनल है एडवोकेट शौकत मीर के नाम से है ना, ये मेरा YouTube चैनल है। इसको सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल सब्सक्राइब करना ही करना है, ठीक है, वरना कुछ आ रहा ही नहीं। ओके जी। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, पहले इस लफ्ज को समझिए। व्हाट इज सुपरवाइजरी? सुपरवाइजरी लफ्ज निकलता है बेटा जी सुपरविजन से। किससे? सुपरविजन से। सुपरविजन का मतलब क्या होता है? देखिए, सुपरविजन का मतलब होता है कि आपका किसी चीज के ऊपर दबदबा होना। बात आ रही समझ? देसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। दबदबा मतलब हम कहते हैं ना, हाँ, आपने एग्जाम तो दिया था ना पीछे सुपरवाइजर का सोशल वेलफेयर में। सुपरवाइजर का मतलब होता है कि जो आपको सुपरवाइज करता है, जिसके बाद सुपरविजन होती है, मतलब जो आपको रास्ता दिखाता है किसी काम करने के लिए, ठीक है, गाइड करता है, जो आपको सोर्स बनता है किसी काम करने के लिए, उसको उसको कहते हैं सुपरवाइजर, ठीक है। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन से क्या मतलब समझ आएगा कि हमें कहां कहां हाई कोर्ट लीड करता है और कौन कौन सी चीजें हैं जो हाई कोर्ट के हाथ के नीचे हैं, ये आ जाता है सुपरवाइजर। मतलब किस किस चीज के ऊपर हाई कोर्ट का जो है वो होल्ड है, ठीक है जी। ये हाई कोर्ट हैज पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, याद रखना, सुपरिंटेंडेंस, ये लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुपरिंटेंडेंस। जब आप पढ़ते हो ना एसएसपी या एसपी, पुलिस में होता है ना एसएसपी, एसपी, डीवाईएसपी, है ना, ये जो होता है ना एसपी, ये होता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये होता है सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। डीवाईएसपी क्या होता है? डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुपरिंटेंडेंट का मतलब क्या हो गया? जो सुपरवाइज करता है, जो सुपरविजन रखता है, ठीक है जी। ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज बता दिया आपको, इसलिए इसको थोड़ा पचा लेना। तो यहाँ पर लफ्ज है सुपरिंटेंडेंस, मतलब हाई कोर्ट के पास पावर है सुपरिंटेंडेंस, मतलब सुपरवाइज करने की, गाइड करने की, ऑर्डर देने की, डायरेक्शन देने की लोअर कोर्ट्स को, ठीक है। बात आ रही समझ में? मतलब जैसे बेटे का बाप होता है ना, जो बाप बोलेगा वही बेटा करेगा, ठीक है। ऐसे ही जो लोअर कोर्ट्स हैं वो बेटे, बाप हाई कोर्ट है उनका, दादू जी है फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे समझ लीजिए। तो ज्यादा पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास। तो हाई कोर्ट क्या है? सुपरवाइजरी। पापा और बेटे से समझ लीजिए कि सुपरवाइजरी का मतलब क्या है। पापा के पास जो पावर है वो सुपरवाइजरी पावर है, ठीक है। बात आ रही समझ में? इसलिए गाइड कौन करेंगे? पापा।
तो हाई कोर्ट के पास सुपरिंटेंडेंस की पावर है बाकी कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स के ऊपर फंक्शनिंग इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अच्छा, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या हो गया? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब हो गया कि जहां जहां तक हाई कोर्ट की क्या है, जहां जहां तक हाई कोर्ट की हद है, लिमिट है, वहां वहां तक हाई कोर्ट क्या करेगा? वहां तक हाई कोर्ट सुपरिंटेंडेंस की पावर रखेगा बाकी ट्रिब्यूनल्स या कोर्ट्स के ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सॉरी अच्छा, कौन कौन सी पावर्स या जो सुपरिंटेंडेंस है वो हाई कोर्ट रखता है इन कोर्ट्स के ऊपर? कॉल फॉर रिटर्न्स फ्रॉम देम। अच्छा, क्या है रिटर्न्स? मतलब अगर हाई कोर्ट ने कोई काम दिया है किसी ट्रिब्यूनल को, ठीक है जी, अगर हाई कोर्ट ने किसी लोअर कोर्ट को कोई काम दिया है तो उसका क्या आउटकम है, उसका क्या रिटर्न है, ठीक है, वो कॉल कर सकता है हाई कोर्ट, पहली बात। दूसरी बात, मेक एंड इशू जनरल रूल्स एंड प्रेस्क्राइब फॉर्म्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ देम। कि हाई कोर्ट इशू कर सकता है और बना सकता है रूल्स और रेगुलेशंस, ठीक है जी, जनरल रूल्स बना सकता है किसके लिए? लोअर कोर्ट्स के लिए। और लोअर कोर्ट में क्या चीज देखने के लिए रूल्स बना सकता है? जो लोग वकालत करते हैं उनको, और जो जज प्रोसीडिंग चलाते हैं, जो तारीखें चलती हैं, जो केसों की तारीखें चलती हैं, जो केस सुने जाते हैं या सुनवाए जाते हैं, ठीक है जी, बात आ रही समझ में? जो जुडिशियल प्रोसेस लोअर कोर्ट्स में चलता है, और वकालत जो लोग करते हैं, मतलब जो ऑफिशियल्स काम करते हैं इंक्लूडिंग जज और वकील जो वकालत करते हैं लोअर कोर्ट में, उसके रिलेटेड रूल्स कौन बनाता है? हाई कोर्ट बनाता है। इतनी सी बात समझ लीजिए आप, ठीक है जी। prescribed forms in which books, entries and accounts are to be kept by them. लोअर कोर्ट में या लोअर ट्रिब्यूनल्स में मान लीजिए लाइब्रेरी है या बाकी चीजें हैं, ठीक है जी, या मान लीजिए जो हमारी ये फी होती है कोर्ट फीस वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है, मतलब इन सारी चीजों के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है? हाई कोर्ट बनाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए। लोअर कोर्ट में मान लीजिए जो अर्निंग होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है, आप चालान से पैसे लेते हैं लोगों से, ठीक है, जब कोर्ट में चालान होता है तो हम फीस मतलब चालान वगैरह भरते हैं, उनके लिए फॉर्म्स, उनके लिए बिल बुक्स वगैरह इशू करता है हाई कोर्ट। उसके बाद लाइब्रेरीज वगैरह में किसको किताब देनी किसको नहीं देनी, जो किताब लेकर जाएगा वो जो उसके बदले में पे करेगा। बात आ रही है? लाइब्रेरी से आप किताब उठाते हो तो आपको महीने के 30 रुपए देने पड़ेंगे उस किताब को अपने पास रखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उसके पैसे। उसके बाद बाकी चीजें, ये मैं रेवेन्यू के हिसाब से कह रहा हूँ, बाकी भी चीजें मान लीजिए वकालतनामे का फॉर्म है, ठीक है, ये सारी चीजें कौन मैनेज करता है, कौन बनाता है? हाई कोर्ट बनाता है। बात आ रही है हर स्टेट के लिए। settle the fees payable to sheriff, clerk, officer and legal practitioners of them। मतलब जितने भी हाई कोर्ट्स हैं वो अपने अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर जो उनके लोअर कोर्ट्स आते हैं या ट्रिब्यूनल्स आते हैं उनके लिए जो कोर्ट फीस होती है वो डिस्क्राइब करता है। अच्छी, कोर्ट फीस क्या होता है? देखिए, जब भी आप कोई केस दायर करते हैं तो गवर्नमेंट पागल तो है नहीं, फ्री में आपका केस सुनेगी, फ्री में किसी जज को लगाएगी और आपका केस सुनता रहेगा, नहीं, आपके उस केस के लिए कोर्ट फीस लगती है, मतलब पैसा। क्यों लगता है पैसा? क्योंकि आपके केस को फ्री में नहीं सुन रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने फ्री में एम्प्लॉय नहीं लगाया आपके केस को सुनने के लिए, आप उसके लिए फीस भर रहे हैं। बात आ रही समझ में? फिर काजी साहब जज साहब उसका फैसला देते हैं, ठीक है, तो वो जो कोर्ट फीस है किस केस में कितनी पे की जानी है वो सारी कौन डिस्क्राइब करता है, मतलब वो कौन सेटल करता है? हाई कोर्ट सेटल करता है, ठीक है जी। दिस पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट इज वेरी ब्रॉड बिकॉज ये बहुत ब्रॉड है, वो इसलिए क्योंकि इट एक्सटेंड्स टू ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स वेदर दे आर सब्जेक्ट टू अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट और नॉट। वो कहता है कि जहां जहां तक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट की, अब उस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में चाहे कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल है, उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी रूल या रेगुलेशन बनाना है वही हाई कोर्ट बनाएगा, चाहे उस लोअर ट्रिब्यूनल या कोर्ट की अपील
उस हाई कोर्ट में दर्ज की जा सकती है या नहीं की जा सकती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए हाई कोर्ट है, ये 5, 8, 10 कोर्ट है, ठीक है जी, लोअर ये सारे से नीचे आते हैं। मान लीजिए इनमें से ये और ये जो कोर्ट है, इसकी इनमें से अगर कोई मसला हो जाता है, इनकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट में नहीं जाएगी, ठीक है। तब भी इन दोनों कोर्ट को लेकर रूल्स सारों को इंक्लूड करके इनके लिए रूल्स कौन बनाएगा, हाई कोर्ट बनाएगा, ये है, ठीक है जी। इट कवर्स नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिंटेंडेंस बट आल्सो जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस। और हाई कोर्ट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिंटेंडेंस को नहीं देखता है, मतलब इसके पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिंटेंडेंस नहीं है, इसके पास जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस भी है। अच्छा क्या हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल, मतलब हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जो भी लोअर ट्रिब्यूनल या कोर्ट में जो मुलाजम होंगे, किसकी ट्रांसफर होनी है, किसको कहाँ रखना है, ये भी वही हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। बात आ रही समझ? तो ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्टर करता है, बात आ रही समझ में, सारे सिस्टम को, सारे जुडिशियल सिस्टम को हाई कोर्ट, ठीक। जुडिशियल वही इंटरप्रिटेशन है किसी कानून की, अपील है, वो सारे जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस में आ जाते हैं। वो कहता है कि हाई कोर्ट के पास सिर्फ जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस नहीं होती है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिंटेंडेंस भी होती है, किसकी ट्रांसफर करनी है, किसको किस जज को कहाँ लगाना है, किस क्लर्क को किसके साथ लगाना है, किसके साथ कितने छुपाटे फिरेंगे, किसको कौन सी गाड़ी देनी है, हर चीज हाई कोर्ट क्या करता है, डिसाइड करता है, ठीक है। इट इज रिविजनल जुरिस्डिक्शन, इट इज ए रिविजनल जुरिस्डिक्शन एंड it can be suo motu on its own and necessarily on application of a party. जो हाई कोर्ट की सुपरिंटेंडेंस की पावर है, ये एक तरीके की रिविजनल जुरिस्डिक्शन है। क्या मतलब हो गया रिविजनल जुरिस्डिक्शन, मतलब अगर आपको किसी केस में कोई डाउट है या फिर मतलब कोई भी चीज, केस लीजिए या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लीजिए, ठीक है, मतलब कोर्ट के रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू है तो उस पर नजरसानी करने की ताकत किसके पास है, उसको वापस से रिव्यू करने की ताकत किसके पास है, रिवाइज करने की ताकत किसके पास है, अगर कोई डिसीजन ले लिया गया तो उसको वापस से मतलब उसको तब्दील करने की ताकत किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है। ये मतलब इस चीज का, ठीक है जी। और हाई कोर्ट के पास सो मोटो की भी ताकत है, मतलब हाई कोर्ट खुद से किसी भी केस की कॉग्निजेंस ले सकता है। मान लीजिए एक जगह दंगा हो रहा है, मान लीजिए एक बंदे को किसी बंदे ने थप्पड़ मार दिया 8-10, वो बेचारा शरीफ है, वो कोर्ट में आ नहीं सकता, ना उसका कोई वाली वारिस है, ना उसको कोर्ट में लेके जाता है केस करने के लिए, तो हाई कोर्ट अपने आप से खुद उसके बदले, मतलब उसकी सपोर्ट में खुद से एक केस दायर करेगा, उसके लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, उसके खिलाफ जिसने उसको थप्पड़ मारे होंगे। इसको कहते हैं सो मोटो, जहां हाई कोर्ट खुद से किसी केस में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है जी। अब आ जाती है कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये पावर है बेटा, ये तीनों पावर्स हम पढ़ रहे हैं हिसाब से, ये समझ लीजिए आप, क्या हाई कोर्ट का कंट्रोल है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, ठीक है जी। क्या कंट्रोल है, किस चीज का कंट्रोल है, वो देखते हैं। In addition to its appellate jurisdiction and supervisory jurisdiction over the subordinate courts, as mentioned above, a high court has an administrative control and other powers over them. These include the following, ठीक है जी। अगर हम सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन को देखेंगे या एपिलेट जुरिस्डिक्शन को देखेंगे, इसके अलावा सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर हाई कोर्ट की एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो मैंने अभी आपको पीछे समझा दिया, मतलब लोअर कोर्ट्स में किस जज ने लगना है, किस जज को क्या पावर देनी है, किस जज को कहाँ ट्रांसफर करना है, किस जज ने कौन से केसेस देखने हैं, किस क्लर्क को कहाँ किस जज के साथ रखना है, हर चीज कौन देखता है, हर चीज कौन देखता है, ये हाई कोर्ट ही देखता है, ठीक है जी। अच्छा कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हैं, मतलब मेनली जो मतलब मेन ये वो बता रहे हैं, ठीक है जी। कौन कौन सी का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है हाई कोर्ट के पास, या फिर कौन सी पावर्स है हाई कोर्ट के पास लोअर कोर्ट्स को लेकर। इट इज कंसल्टेड बाय द गवर्नर इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट एंड प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड इन अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन टू द जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस। किसी भी डिस्ट्रिक्ट जज को जब अपॉइंट करना होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है जी, तो गवर्नर किससे कंसल्ट करते हैं, गवर्नर साहब किससे कंसल्ट करते हैं,
हाई कोर्ट से, याद रखना, डिस्ट्रिक्ट जज को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, याद रखना, ठीक है। और कंसल्टेशन किससे होती है, किससे लेते हैं, कंसल्ट किससे करते हैं, हाई कोर्ट के साथ, ठीक है जी। उनकी पोस्टिंग, प्रमोशन या अपॉइंटमेंट जो भी है डिस्ट्रिक्ट जजेस की। और जो भी पर्सन जुडिशियल सर्विसेज में आते हैं, मतलब पीएससी का एग्जाम पास करके आते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का जो जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है उसको पास करके आते हैं, वो पास करने से लेकर या फिर उनकी पोस्ट एडवर्टाइज करने से लेकर उनकी अपॉइंटमेंट तक हर चीज गवर्नर साहब पहले हाई कोर्ट से कंसल्ट करते हैं। तो ये पावर किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है, ठीक है जी। ये किसकी जुडिशियल सर्विसेज, कौन सी बात कर रहा हूं मैं, ये डिस्ट्रिक्ट जजेस को छोड़कर। जैसे मुंसिफ हमारे लगते हैं, इनको मुंसिफ कहते हैं, लेकिन उनको मैजिस्ट्रेट फर्स्ट सेकंड क्लास भी कहा जाता है ना। जब वो क्रिमिनल केसेस में काम करते तो मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जब वो सिविल केस में काम करते तो उनको मुंसिफ कहा जाता है, ठीक है जी। It deals with the matter of posting, promotion, grant of leave, transfer, and discipline of the member of the judicial services of the state other than the district judges. District judges को छोड़ के किसी भी जज को अगर कहीं पे पोस्टिंग करनी है या उसकी प्रमोशन करनी है या उसको कोई छुट्टी वगैरह देनी है, कोई और फेवर करना है उसे, या उसकी ट्रांसफर करनी है, या उसके डिसिप्लिन को लेकर जो भी चीजें हैं सारी, ये हाई कोर्ट देखता है, ठीक है। किसी भी जज को डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ के या सेशंस जज को छोड़ के हम कह सकते हैं, ठीक है जी। इट कैन विथड्रॉ ए केस पेंडिंग इन सबऑर्डिनेट कोर्ट इफ इट इन्वॉल्व्स ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। बता चुका हूं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, ठीक है जी। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, रिपीट कर रहा हूं, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ उस क्वेश्चन को कहते हैं जो क्वेश्चन मतलब जिस क्वेश्चन का कोई प्रोविजन ना हो, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई पर्टिकुलर प्रोविजन ना हो, अगर प्रोविजन है भी तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब उसको समझना आसान नहीं है, उसका निचोड़ निकालना आसान नहीं है, उसको सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं, ठीक है जी। वो कहता है कि अगर किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई भी केस पेंडिंग पड़ा है और उस केस में एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उस लोअर कोर्ट को कह सकता है कि भैया आप क्या कीजिए, ये केस मेरे पास ट्रांसफर कर दीजिए, मैं उसको खुद देखूंगा, ठीक है जी। मैंने आपको बताया था कल भी कि इसके रिलेटेड एक रिट है, आपको पता करना है कौन सी रिट है, मैं आज भी नहीं बताऊंगा, जब मैं रिट्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ये बता देता हूं कि प्रोहिबिशन, कोवरेंटो और सर्शियोररी में से कोई एक है, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक है, इतना हिंट दे देता हूं, हाबिस कॉर्पस मैंडेमस नहीं है, ठीक है। दैट रिक्वायर्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी, जिसमें मतलब एक ऐसा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। इट कैन आइदर डिस्पोज द केस इटसेल्फ और डिटरमाइन द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड रिटर्न द केस टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट विद इट्स जजमेंट। वो कहता है कि वो इस केस को फुल्ली सॉल्व भी कर सकता है और खत्म कर सकता है हाई कोर्ट, जो निचले भाग के कोर्ट से मंगाता है ऊपर केस, या वो इस केस के अंदर जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करनी जरूरी है, वो इंटरप्रिटेशन उस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन की करके वो केस वापस से सबऑर्डिनेट कोर्ट में भेज सकता है अपने जजमेंट के साथ कि भैया इस मतलब इस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के रिलेटेड आपने ये जजमेंट का हवाला देना है, ये लॉ मैंने आपको बताया ये इंप्लीमेंट करना है, या फिर ये रास्ता आपने इख्तियार करना है, बाकी जो केस इसका बाकी भाग बचा है वो आप अपने हिसाब से उसको डिस्पोज कीजिए, ठीक है जी, सॉल्व कीजिए उस केस को। इट्स लॉ इज बाइंडिंग ऑन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फंक्शनिंग विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन in the same sense as the law declared by the Supreme Court is binding on all the courts in India। वो कहता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी लॉ को डिक्लेयर कर दे, ठीक है, किसी भी लॉ को वाइड डिक्लेयर कर दे या फिर कोई भी डायरेक्शन दे दे किसी भी कोर्ट को इंडिया के अंदर, अपने से नीचे किसी भी कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट अगर इंडिया के अंदर कोई डायरेक्शन दे दे, जैसे वो डायरेक्शन, जैसे वो हुक्म सभी निचले भाग के कोर्टों के ऊपर लागू होता है, सभी निचले भाग के कोर्ट्स को मानना पड़ता है, वैसे ही अगर हाई कोर्ट अपने टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंदर किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट को उसके फंक्शनिंग के रिलेटेड या फिर और किसी चीज के रिलेटेड कोई डायरेक्शन देता है, कोई हुक्म देता है, तो उस सबऑर्डिनेट कोर्ट को
मानना पड़ेगा। सबऑर्डिनेट क्या कोर्ट क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, जो हाई कोर्ट के नीचे आते हैं सारे, ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह। फिर से इसलिए बताता हूँ क्योंकि बच्चे बीच बीच में वीडियो देखते हैं, जकड़ गई। ओके, बेटा पढ़ाना हमारा काम है, पढ़ना आपका काम है। कभी भी जिंदगी में शॉर्टकट मारने की जरूरत मत करो, मतलब शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करना। वो इसलिए क्योंकि शॉर्टकट तो आप 1 घंटे में वीडियो को भी देख लोगे, पर याद रखना ऊपर वाला भी देखता है, उसको भी पता है कि 1 घंटे में जो पढ़ेगा उसके साथ और वो मतलब 1 घंटे की वीडियो जो देखेगा और साथ में जो 10-15 दिन एक सब्जेक्ट में मेहनत करेगा, इंसाफ तो उसने करना है, वो उस 10-15 दिन वाले के साथ इंसाफ करेगा ना, कि आपके 1 घंटे पे इंसाफ करेगा। एक बात ये, दूसरी बात, कभी भी 1, 2 या 3 घंटे की वीडियो एनफ नहीं होती है, वीडियो लेक्चर एनफ नहीं होता है 10 मार्क्स के पेपर के लिए, ये बात याद रखना। अगर वो 10 मार्क्स का पेपर डालेंगे तो वो कंटेंट भी तगड़ा चाहेंगे उसके लिए, वो बड़े ब्रॉडली चीजें कवर करेंगे, इसलिए यूट्यूब पर जो बाकी वीडियोस हैं उन पे घुलना मिलना नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदेह है। वो तो आपको शॉर्ट शॉर्ट बताएंगे लेकिन फिर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। थोड़ा ब्रॉड है, 8-10 लेक्चर देखिए, कोई मसला नहीं है, यही होगा 2-4 घंटे एक्स्ट्रा आपके लगेंगे, 35-36 मिनट का लेक्चर होता है, तो कम से कम आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीटली कवर हो जाएगा। हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब हो गया कि हाई कोर्ट जो भी केसेस डिस्पोज ऑफ करता है या जो भी जजमेंट पास ऑफ करता है, ठीक है, उन सारों का एक रिकॉर्ड है। हाई कोर्ट के पास एक रिकॉर्ड रहता है, मतलब उन सारों को बाद में आने वाले वक्त में हम कह सकते हैं एक एविडेंस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। और अगर कोई आने वाला वक्त में कोई केस होगा तो अगर उसको सॉल्व करना होगा, अगर उसमें कोई मुश्किल आ रही है तो उन जजमेंट्स का, जो पुरानी जजमेंट्स हैं, उनका सहारा लिया जा सकता है। कैसे है? हाई कोर्ट के पास 2 पावर्स हैं, अगर हम हाई कोर्ट को एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है ना कंसिडर करें। The judgments, proceeding and acts of the High Court are recorded for perpetual memory and testimony. Perpetual मतलब क्या क्या मतलब होता है? Perpetual का मतलब होता है आने वाला, next, upcoming, ठीक है, आने वाला। जब भी कोई आने वाला केस होगा, आने वाली कोई मसला होगा जिसको हाई कोर्ट को देखना है और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस आने वाले केस को पिछली जजमेंट के सहारे, जो पिछले पीछे आपने मेहनत की है बाकी केसेस में, उनकी खोज के सहारे, उनकी जजमेंट के सहारे अगर सॉल्व करना पड़े तो वो सॉल्व करने के लिए आप उन पिछली जजमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी, जो नया केस आएगा। तो मतलब क्या हो गया? परपेचुअल मेमोरी, मतलब आने वाले वक्त के लिए एक मेमोरी बन के रह जाती है, मतलब वो जजमेंट्स या प्रोसीडिंग्स या फिर कोई भी एक्ट जो हाई कोर्ट पास करता है, ठीक है, उनको हाई कोर्ट रिकॉर्ड भी करता है। दीज रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी वेरी एविडेंटरी वैल्यू, मतलब बड़ी इनको, मतलब एक जैसे एविडेंस को एक वैल्यू दी जाती है, वैसे ही इन रिकॉर्ड्स को या फिर इन जजमेंट्स को, इन प्रोसीडिंग्स को भी क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और इनको वैल्यू किया जाता है। जैसे एक केस में एक एविडेंस को वैल्यू किया जाता है, क्यों? ताकि नेक्स्ट आने वाला अगर कोई भी प्रोसीडिंग में मुश्किल आए तो उसमें इस्तेमाल किया जाए। एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन व्हेन प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट। अगर ऐसा कोई भी रिकॉर्ड है, कोई भी जजमेंट है, कोई भी प्रोसीडिंग है या फिर कोई भी डायरेक्शन है जो हाई कोर्ट ने दी और रिकॉर्ड कर ली है, अगर ऐसी कोई भी जजमेंट किसी लोअर कोर्ट के अंदर रखी जाए, किसी भी लोअर कोर्ट के अंदर रखी जाए, सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर रखी जाए, यहाँ पर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात नहीं की गई है, इंडिया के किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर जब वो जजमेंट रखी जाएगी तो उस सबऑर्डिनेट कोर्ट को उस जजमेंट का हवाला मानना पड़ेगा, ठीक है। दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल प्रेसिडेंट एंड लीगल रेफरेंसेस। प्रेसिडेंट का मतलब क्या हो गया? एक तरीके का कानून, ठीक है। रेफरेंस बताइए, प्रेसिडेंट होता है मतलब कोई, हम कहते हैं ना अजीम, या हम कहते हैं कोई अगर कोई कद्दावर शख्सियत, मतलब कोई बड़ा जहनी आदमी और बड़ा इज्जतदार आदमी अगर कोई बात कर देता है ना, तो उसकी बात की वैल्यू कितनी हो जाती है, वो एक प्रेसिडेंट बन जाता है किसाब का। बात आ रही समझ में?
वैसे ही हाई कोर्ट की जो पुरानी जजमेंट्स वगैरह होती हैं उनका जो रिकॉर्ड हाई कोर्ट बनाता है, ठीक है, वो भी क्या है, एक तरीके का प्रेसिडेंट है, एक तरीके का लॉ है, कानून है। प्रेसिडेंट जैसे मजहबी कानून होते हैं ना, उनको प्रेसिडेंट्स कह सकते हैं, ठीक है, मतलब आला दर्जे के, ठीक है। और हाई कोर्ट के जो रिकॉर्ड्स वगैरह ये क्या है, एज ए रेफरेंसेस भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इट हैज ए पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आइदर विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट और विद फाइन और विद बोथ। अगर कोई भी तौहीन अदालत करता है तो हाई कोर्ट उसे पनिश कर सकता है। कैसे? उसको जेल में भी डाल सकता है, इम्प्रिजन में, और फाइन भी कर सकता है। मतलब या तो जेल में डालेगा या फिर जेल में भी डालेगा और फाइन भी करेगा, या सिर्फ फाइन करेगा। मतलब या सिर्फ ये या सिर्फ ये या दोनों, किसी भी तरीके से पनिश कर सकता है। द एक्सप्रेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज नॉट बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है, लेकिन द एक्सप्रेशन हैज बीन डिफाइंड बाय द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। याद रखना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिलेटेड एक एक्ट है जो 1971 में बना है। ये डेट याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अंडर दिस contempt of court may be civil or criminal. Civil contempt means willful disobedience to any judgment, order, writ or other process of court, or willful breach of undertaking given to a court. मतलब अगर आप जानबूझकर अदालत का हुक्म नहीं मानते हो तो उसको हम सिविल कंटेम्प्ट कहते हैं। मतलब अदालत ने आपको कहा कि आप अदालत में हाजिर हो जाओ, आप नहीं होते। अदालत ने आपको कहा कि आप कहीं मकान बना रहे हो तो 10-15 दिन के लिए उसको रोक दो, वहीं पे स्टे हो गया, ठीक है जी, उसको वहीं पे स्टे कर दो, आप फिर भी बनाते हो। सिविल ब्रीच है, सिविल ब्रीच ऑफ लॉ है, ठीक है। आप किसी मतलब अदालत में खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए, ऐसे जज साहब को बोल रहे हो, मतलब जैसे अभी मार देना है जज साहब को, ठीक है जी, वो भी क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाएगा, ठीक है। या अदालत में खड़े हो गए सिगरेट पी रहे हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाएगा, ठीक है जी। तो अगर आप जानबूझकर किसी कानून को तोड़ते हो, ब्रीच ऑफ लॉ करते हो, या अदालत की किसी जजमेंट या ऑर्डर या किसी रिट या किसी भी प्रोसेस की क्या करते हो, डिसोबीडियंस करते हो, मतलब उसको नहीं मानते हो, उसके ऊपर उसकी तायीद नहीं करते हो, ठीक है जी, तायीद नहीं करते हो, तो फिर क्या लग जाएगा, आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। ये हो गया सिविल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है स्कैंडलाइजेस और लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट। मतलब आप कोर्ट के अंदर गए, आपने रिवॉल्वर निकाल के जज साहब के आगे रख दिया, भैया मेरे हक में फैसला लिखो, करो को छोड़ो, मेरे हक में फैसला लिखो और ना उड़ा। क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। तौहीन अदालत, मतलब मुजरिमाना तौहीन अदालत, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है जी। प्रेजुडाइसेस और इंटरफेयर्स विद द ड्यू कोर्स ऑफ ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। प्रेजुडाइसेस मतलब अभी अदालत ने कोई फैसला ही नहीं दिया, मान लीजिए किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, ठीक है, ए ने बी का कत्ल कर दिया, ए को गिरफ्तार किया पुलिस ने, ठीक है। अब बी का भाई उठा, अभी अदालत ने फैसला ही नहीं दिया, ए को गोली मार के गड़म, तो क्या हुआ, आपने तौहीन अदालत कर दी। मतलब अभी अदालत में केस चल रहा है एक के खिलाफ, एक को अदालत ने सजा देनी थी लेकिन आपने डायरेक्टली सजा दे दी। प्रीजुडिस इसी को कहते हैं कि मतलब जुडिशियल प्रोसेस से पहले, प्रीजुडिस मतलब जुडिशियल प्रोसेस पूरा होने से पहले ही आपने कोई अपनी तरफ से कांड कर दिया, ठीक है, उसको प्रीजुडिस कहते हैं। अगर आप प्रीजुडिस कोई काम करते हैं, प्रीजुडिशियल कोई काम करते हैं, या कोर्ट के या जुडिशरी के या जस्टिस के बीच में कहीं में इंटरफेयर करते हैं, मान लीजिए जज साहब ने आपको कहा कि आप 10 दिन घर पे रहिए और ये जो बंदा है इसको हम बेल पर छोड़ रहे हैं, इसका जुर्म इतना बड़ा नहीं है, तो 10 दिन के बाद ये फिर हाजिर हुआ, वो बेल पे बाहर गया, तो आपने उसको थप्पड़ बप्पड़ ये वो लाते गसूने पूरे मार्केट में मार के घुमाया, तो ये क्या है, आपने इंटरफेयर किया, आपने प्री जुडिशियल उसको सजा दे दी, ठीक है। इंटरफेरेंस और ऑब्स्ट्रक्शन इंटरफेयर्स और ऑब्स्ट्रक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर, या इसके अलावा भी किसी भी तरीके से आप क्या करते हैं, किसी भी इंसान को किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग का हुक्म पहले खुद से सुनाने लगते हैं, या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग को रोड़ा बनते हैं, ठीक है जी, रास्ते का कोई पत्थर बनते हैं और किसी भी जुडिशियल प्रोसेस को पूरा होने नहीं देते हैं सुकून के साथ, तो फिर आपको भी घुमसने लगेंगे, ठीक है जी। तो वो क्या हो जाएगा फिर आपका
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, उसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल रिव्यू इसकी बात करता है हमारा आर्टिकल 50। हाँ, आर्टिकल 50। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जज मतलब किसी भी लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट पास कर दी, ठीक है, पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, पार्टीज को कोई डाउट है, अपील भी नहीं की जा सकती उस मैटर में, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो पार्टीज क्या करेंगी? पूरा केस की फाइल उठाएंगी हाई कोर्ट के सामने। सर हमारा केस था, ये जजमेंट दी है लोअर कोर्ट ने, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने, तो इस पर जरा नजरसानी कीजिए, सही लिखा है गलत लिखा है, हम इतना नहीं जानते कि अपना फैसला खुद कर सके, तो उसको हम क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, ठीक है जी। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है जी। मैंने तो आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट की एग्जांपल दी है, लेकिन यहां पर मैं आपको एक और एग्जांपल, मतलब इन्होंने जो एग्जांपल दी उसको भी देखते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी कानून बनाया है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी कानून अगर बनाया है, तो उस कानून को हाई कोर्ट देख सकता है। कोई भी बंदा मतलब अगर उसको लगता है कि उस कानून में कोई कमी है, तो वो कानून का पीडीएफ या उसका जो क्या निकलता है, गैजेट निकलता है, ठीक है, वो गैजेट मतलब डाउनलोड करके उसके प्रिंट आउट निकाल के या फिर कोई भी ऑफिशियल कहीं से स्टैंप लगवा के ऑफिशियल गैजेट लाए और हाईकोर्ट को दे, और हाईकोर्ट से कहे कि आप देखिए क्या ये आइन के हिसाब से, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से ये सही कानून है या गलत है, ठीक है। मतलब किसी भी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को देखता है हाईकोर्ट, इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द लॉज मेड बाय लेजिस्लेशन और पार्लियामेंट। मतलब कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई कानून बनता है, तो उसकी उसकी कितनी वुकत है आइन की बालादस्ती में, मतलब आइन की कितनी पासदारी में बनाया गया वो कानून, ठीक है, आइन को कितना सपोर्ट करता है, या कानून मतलब जो आइन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके दायरे में क्या वो लीगल है या नहीं है, ठीक है जी। उसको देखता है कौन? हाई कोर्ट। यही होता है जुडिशियल रिव्यू। ऑन एग्जामिनेशन इफ दे फाउंड इट टू बी वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अल्ट्रा वायर्स दे कैन बी। अच्छा, अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है? खिलाफ, ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? खिलाफ, मतलब अगेंस्ट। दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि कोई भी कानून हमारे आइन के मद्दे मुकाबिल आ रहा है और आइन की खिलाफ वर्जी में बनाया गया है, कोई भी कानून बनाया गया जो आइन के खिलाफ बनाया गया है, तो जो हाई कोर्ट है वो उसको इलीगल भी डिक्लेयर कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकता है और इनवैलिड भी डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सिक्वेंटली दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। और वो हाई कोर्ट जो है कि उस कानून को गवर्नमेंट अगर इंप्लीमेंट करना चाहेगी, लागू करना चाहेगी, तो हाई कोर्ट गवर्नमेंट को रोक सकता है कि आप ये कानून इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, डायरेक्शन दे सकता है। दो द फ्रेज जुडिशियल रिव्यू हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 13 एंड 226 एक्सप्लिसिटली कन्फर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन हाई कोर्ट, ठीक है जी। आर्टिकल 13 क्या है? पॉलिटी के अंदर मैंने अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि जी पूरा लेक्चर एक रिकॉर्ड किया इस आर्टिकल के ऊपर, मुझे लगता है, तो आपको देखना चाहिए। आर्टिकल 12 में हमें बताया गया कि स्टेट क्या होता है, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। और आर्टिकल 13 में हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया है कि ऐसे लॉज जो डेरोगेटरी हों या अगेंस्ट हो कॉन्स्टिट्यूशन के, वो लॉज कब कब वैलिड और कब कब इनवैलिड करार दिए जा सकते हैं, या पार्टली वैलिड और पार्टली इनवैलिड करार दिए जा सकते हैं, या वाइड करार दिए जा सकते हैं, नलिफाइड करार दिए जा सकते हैं, नल और वाइड अब इनिशियो करार दिए जा सकते हैं, ठीक है जी। आर्टिकल 13 हमें ये बताता है, इसलिए आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू का मतलब बेहतर आर्टिकल है। हाँ, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट में देखें तो आर्टिकल 13, आर्टिकल 50 पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, खैर जो भी है आर्टिकल ये और कुछ नहीं है। मतलब वो कहता है कि हाई कोर्ट को आर्टिकल 13 और आर्टिकल 226 के अंदर पावर है जुडिशियल रिव्यू की, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी
of the legislative enactment or an executive order can be challenged in high court following 3 grounds. वो कहता है कि अगर कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट कानून बनाती है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और उसकी वैलिडिटी को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से उसकी वैलिडिटी को जांचने के लिए 3 ग्राउंड्स पर उसको हाई कोर्ट के सामने डाला जा सकता है। कौन कौन से 3 ग्राउंड? इट इन्फ्रिंजेस द फंडामेंटल राइट, अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट को अगर वो कानून क्या करता है, इन्फ्रिंज करता है, वायलेट करता है, जो पार्ट 3 के अंदर हमें इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू ले सकता है हाई कोर्ट। ठीक है जी। इट इज आउटसाइड द कंपिटेंस एंड अथॉरिटी which has framed it, मतलब जिस अथॉरिटी ने वो कानून बनाया है उसकी इतनी पावर ही नहीं है कि वो कानून बना सकती है। मान लीजिए स्टेट्स की जो बाउंड्रीज है, स्टेट्स की बाउंड्रीज डिलिमिटेशन के बाद एडजस्ट करना, किसी स्टेट को तोड़ के 2 बनाना, ये 2 स्टेट्स को जोड़ना, किसी का एरिया कम करना बढ़ाना, ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ठीक, अब कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ पास करे और मतलब खुद से बाउंड्रीज डिसाइड करने लगे तो ये क्या है? अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो उसकी कंपिटेंस उस स्टेट की कंपिटेंस में नहीं है, वो अपनी हाथ से बाहर जा रहा है, उसकी हाथ में ये नहीं है, तो क्या करेगा? हाई कोर्ट इसके खिलाफ जुडिशियल रिव्यू ले लेगा उसके कानून के खिलाफ। इट इज रिपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अगर कोई भी कानून बनाया जाता है जो खिलाफ है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के, रिपग्नेंट है, ठीक है, खिलाफ वर्जी करता है, तो उसको भी क्या किया जाएगा? हाई कोर्ट उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लेगा। ठीक है जी। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 curtailed the judicial review power of High Court. It debarred the High Court from considering the constitutional validity of any central law. However, the 43rd Amendment Act 1977 restored the original position. वो कहता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, याद रखना इस अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। वो कहता है कि अगर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को देखा जाए तो उसने हाई कोर्ट की जो पावर थी कि मतलब वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पर भी, सेंटर के बनाए हुए कानून पर भी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, तो उस पावर को उसने खत्म कर दिया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने। लेकिन 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1977 ने उस हाई कोर्ट की उस पावर को रिस्टोर कर दिया था, मतलब सभी हाई कोर्ट्स के लिए कोई भी इंडिया का हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू ले सकता है उस कानून के ऊपर जो सेंटर ने बनाया हो, पार्लियामेंट में पास हुआ हो, इस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं, पार्लियामेंट में अगर पास हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ करते हैं आज की क्लास एंड। अब आपने मुझे बताना है कि कल हमने लीगल टर्मिनोलॉजीज करनी है या फिर जो पोस्ट हैं, ठीक है, या कॉम्पोजिशन है हाई कोर्ट का, जो एडमिनिस्ट्रेशन है हाई कोर्ट की, उसको कवर करना है या फिर टर्मिनोलॉजीज को कवर करना है, ये मुझे कमेंट्स में बताइएगा ताकि मैं कल आपके लिए फिर उसी हिसाब से वीडियो बना कर लाऊं। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर, सो जाइए, और मुझे भी नींद आ गई है।